જય શ્રી કૃષ્ણ. હું ઈશા અમિત બાબરિયા ફ્રોમ અકોલા. મારો વિષય છે વ્યૂઝ ઓફ વુમન એમ્પાવરમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા. હું મારી સ્પીચ हिंदी में प्रस्तुत करीश. महिला सशक्तिकरण को समझने से पहले हमें सशक्तिकरण का तात्पर्य समझना आवश्यक है. सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को वह योग्यता आ जाती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले खुद ले सके. महिला सशक्तिकरण में भी उसी क्षमता की बात होती है जहां महिलाएं समाज और परिवार के सभी बंधनों को तोड़कर अपने जीवन के फैसले खुद ले सके. अपने फैसलों की निर्माता वह खुद हो. महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना. अब भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, तो इसके संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रभुत्व वाला देश है जहां आज भी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक सक्षम समझा जाता है और उन्हें महिलाओं को पुरुषों की तरह काम करने नहीं दिया जाता. उन्हें सिर्फ घर और परिवार तक ही सीमित रखा जाता है. दूसरा कारण हम ये दे सकते हैं कि भारत में महिलाओं की आबादी 50% है, जो कि आधी कही जा सकती है. आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है भारत में. तो इस आधी आबादी का विकास की दृष्टि में बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन वह सक्षम नहीं है. इसलिए उन्हें सक्षम बनाना बहुत जरूरी है. प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को देवियों की तरह पूजने की परंपरा है और आज भी वह परंपरा चल रही है. लेकिन क्या महिलाओं को सिर्फ देवियों की तरह पूजने से, उन्हें सम्मान देने से महिला सक्षमीकरण हो जाएगा, तो यह गलत है. इसके संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल से भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा, विधवा के शोषण, बाल विवाह आदि अनेक कुप्रथाएं थी, जिसके लिए हमारे अनेक समाज सुधारकों ने प्रयास किया और उन्हें कई हद तक सफलता भी मिली. राजा राममोहन राय, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राजा राममोहन राय का, जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया और अंग्रेजों द्वारा एक्ट पारित किया गया. उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत करवाई. बाल विवाह प्रतिबंधक एक्ट करवाया. इसी तरह सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का भी नाम इस संदर्भ में लिया जा सकता है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव रखी. उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए, और इसीलिए सावित्रीबाई फुले का योगदान महिला सक्षमीकरण के में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है. आज भी भारत सरकार ने ऐसे अनेक अधिनियम बनाए हैं महिला सक्षमीकरण की दृष्टि से, जैसे प्रेगनेंसी एक्ट, बाल विवाह रोकथाम एक्ट, दहेज प्रथा रोकथाम एक्ट, कार्यस्थल पर यौन शोषण एक्ट, और हाल ही में हमारी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुस्लिम 3 तलाक बिल अधिनियम एक्ट बनवाया, जो कि एक साहसिक कदम कहा जा सकता है. इस तरह महिलाओं को उनके वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए सरकार, खुद महिलाएं और स्वयंसेवी समूह आज भी कार्यरत है और आगे भी कार्य करते रहेंगे. हम ऐसा यह विषय इतना पेचीदा है महिला सक्षमीकरण, नारी सशक्तिकरण, कि उस पर आज तक बहुत से विद्वानों द्वारा लिखा गया है, लिखा जाएगा और आगे भी लिखा जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च यह दिवस महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. नारी जितनी सरल है, यह विषय उतना ही पेचीदा है. ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां नारी ने अपना वर्चस्व न सिद्ध किया हो. धरती से लेकर आसमान तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां नारी ने अपना पंचम न लहराया हो. जिस संदर्भ में आपको मेरी कॉम, गीता फोगाट, कुश्ती, बॉक्सिंग, यह जो पुरुषी वर्चस्व वाले क्षेत्र है, इसमें भी अपना श्रेष्ठत्व नारी ने साबित किया है. अंतरिक्ष में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, और राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रतिभाताई पाटिल, जो कि पंतप्रधान और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना श्रेष्ठत्व साबित किया है. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है. अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं अपने इस विषय को विराम देना चाहूंगी.
उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करके दिखलाऊंगी, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करके दिखलाऊंगी, औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग ही करके जाऊंगी। चाह नहीं है अलग नाम की, चाह नहीं है अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी ही कहलाऊंगी। चाहे कुछ भी मैं बन जाऊं, चाहे कुछ भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई भी आए, मैं जगत जननी ही कहलाऊंगी, मैं जगत जननी ही कहलाऊंगी। धन्यवाद।